नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 13 जनवरी है। सीटेट का सेकंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम डेली बताते हैं अपने एनालिसिस वीडियो पर, ठीक है, तो वो प्रश्न देखिए अक्सर पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। देखिए कल जो हमने एनालिसिस किया था सेकंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का, उनसे काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको बताते हैं दोस्तों, हम देखिए एनालिसिस के साथ हम क्या करते हैं कि एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न हम जोड़ देते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। यानी जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको हम बार-बार रिपीट करके आपको बताते हैं और उनके साथ और भी प्रश्न जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं इससे आपका बेनिफिट होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। हम वही चीज़ बताते हैं जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट आज का दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है वो वीडियो। आप जा कर के देखिए। ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों ये पेपर देखिए जो सुबह वाला पेपर था, ठीक है, वो भी ईजी था और ये भी पेपर ईजी था, ठीक। दोस्तों आज का पेपर दोनों ईजी आए हैं। इसमें देखिए वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए एसएसटी में जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों आपके, ठीक है, वन लाइनर पूछे गए हैं आप, ठीक है। देखिए कल क्या था, कथन कारण के बहुत प्रश्न पूछे गए थे जो टफ होते हैं अक्सर करके, यानी जब आपको डिटेल नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक। तो आज ऐसे नहीं थे, ठीक है। लगभग 50 यानी 50 प्लस दोस्तों सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन थे। एसएसटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एसएसटी। तो इसका बेनिफिट देखिए मिला। कल जो हमने प्रश्न बताए थे वो प्रश्न आज भी पूछे गए एग्जाम में। हमारे एनालिसिस वीडियो से डेली प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो सीडीपी में दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था एडीएचडी से हम डेली बताते हैं, कई बार कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा जाए सेकंड में उसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इधर उधर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक तरह का विकार होता है, ठीक है, जो छोटे बच्चों में हो जाता है। ये दोस्तों होता है आपका अटेंशन डिफिशियंसी होता है, इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है, ध्यानाभाव, अति सक्रियता होती है इसमें दोस्तों। बच्चा क्या कर पाता है, चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाता, अरेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, और मतलब ज़्यादा हाइपर हो जाता है, एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हाइपर हो जाती है। तो ये विकार पूछा ही जाता है अक्सर एग्जाम में, आपको पता होगा इसके बारे में। बुद्धि से प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो इसमें शायद ये गार्डनर से प्रश्न पूछा गया था जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। समावेशी शिक्षा आपको पता है समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें दिव्यांग बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे सबको साथ में लेकर के चला जाता है, चाहे जब कमज़ोर हो चाहे पढ़ने में अच्छा हो, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा इन देखिए एनसीएफ से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही कहती है एनसीएफ दोस्तों आपकी समावेशी शिक्षा की बात करती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है, रटन प्रणाली को ख़त्म करती है वो, ठीक है। और जो कक्षा कक्ष को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात करती है और दैनिक गतिविधियों की बात करती है। तो इन एनसीएफ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज एनईपी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैपिंग से देखिए अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैप का एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो सकता है आज या कल में बनाए, तो आप देख लीजिएगा। चिंतन से प्रश्न पूछे गए हैं आज, ठीक है। समाजीकरण से प्रश्न देखिए, समाजीकरण से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशन, ठीक है, यानी समावेशी शिक्षा और समाजीकरण से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समाजीकरण जैसे हमारे जो समाज में मूल्य हैं, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग जब हम मतलब जो ढाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, समाज के मूल्यों को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ढाल करके समाज के अनुसार हम बिहेव करने लगते हैं, तो वो एक समाजीकरण होता है। द्वितीय समाजीकरण पूछा जाता है कभी कभी। तो द्वितीय समाजीकरण होता है दोस्तों जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सहकर्मी यानी सहपाठियों के साथ अपना एक ग्रुप बना करके चलने लगता है, तो द्वितीय समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। देखिए प्रथम समाजीकरण होता है उसका परिवार। द्वितीय समाजीकरण जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक सहकर्मी ग्रुप बना लेता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इनसे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप इनसे समझ लो 8 या 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तीनों से प्रश्न अक्सर हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए इस बार, ठीक है। ये देखिए गार्डनर से प्रश्न पूछा गया है बुद्धि का, इन्होंने 8 8 प्रूफ भी दिया था, बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ओके। और इसके बाद ग्रहों से देखिए अब सृष्टि से प्रश्न आपको बताते हैं। यहाँ से सृष्टि का
जो एसएसटी से प्रश्न पूछे गए हैं यानी सोशल साइंस से। तो ग्रहों से प्रश्न बने हैं दोस्तों इस बार। ग्रहों के बारे में पूछा गया। ग्रहों के बारे में बहुत बार बताए हैं आपको कि ग्रह पढ़ लीजिए। जो सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह ठीक है ना बृहस्पति है। और इसके अब बाह्य ग्रह पूछे गए थे। बृहस्पति से जो मतलब स्टार्ट हो जाते हैं जो ग्रह वो बाह्य ग्रह हो जाते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति हो गया, उसके बाद जितने ग्रह होंगे वो सब तुम आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे प्रश्न बने हैं दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, जैसे बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। यानी शनि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, तो उसके बाद फिर आपका अरुण आता है, फिर नहीं शनि आता है, ठीक है। शनि आता है दोस्तों, शनि के बाद फिर अरुण आता है, ठीक। और अरुण के बाद लास्ट में आपका वरुण, ठीक है, नेपच्यून जिसे कहते हैं। तो ये सारे ग्रह, बृहस्पति भी इसमें है। तो ये सारे ग्रह वायु ग्रह हैं, ठीक है ना। तो इनसे प्रश्न बनना था कि वायु ग्रह कौन सा इनमें से 4 विकल्प थे। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, सूर्य के पास सबसे बुध है, पृथ्वी के सबसे पास आपका शुक्र है। शुक्र से प्रश्न पूछा गया था एक बार, पीला ग्रह कौन सा ग्रह है, तो आपका शुक्र पीला ग्रह है, ठीक है। भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, चमकीला तारा, गर्म ग्रह, ये सब शुक्र है, वेनस, ठीक है। और आपको बता दें सिर्फ क्लॉक वाइज यानी जो पूरब से पश्चिम सिर्फ आपके शुक्र, ठीक है, शुक्र और अरुण ही घूमते हैं। 2 ही ग्रह मात्र हैं जो क्लॉकवाइज घूमते, नहीं तो बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। ये तथ्य याद रखिएगा आप। और सबसे ज़्यादा ग्रह हैं जो उपग्रह हैं आपके बृहस्पति के हैं, आपको पता ही होगा। इसके बाद प्रश्न बना था विषुवत रेखा से। हम तो हर वीडियो जितना भी हमने एनालिसिस किया आज तक, ठीक है, सब में हमने विषुवत रेखा के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया है। आज भी बता देते हैं। जैसे पृथ्वी है तो जो दोस्तों आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, याद रखिएगा। पड़ी रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, वो आपकी कौन सी रेखा होती है, वो दोस्तों विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है और इक्वेटर होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना, विषुवत। ओके। और इसके बीच इनकी संख्या 179 होती है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। और जो ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। जो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना, इसकी तरफ जो आपकी आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की तरफ एक रेखा आती है, उसको मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो 23.5 डिग्री पर होती है रेखा, उसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से काटती है, तो आपको बता दें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। गमछा झार मित्र पर हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, और उससे जो है आप पता चल जाएगा कि कितने राज्यों से गुजरती है। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ठीक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। ये गमछा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। तो इन राज्यों से दोस्तों आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। तो ये अक्षांश रेखा पड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी समांतर होती है, लेकिन इनकी जो बीच की दूरी टोटल होती है दोस्तों 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये आप तथ्य याद रखना है आपको। जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। पृथ्वी के जो वर्टिकली यानी जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर आती हैं, ओके दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर आती हैं रेखाएं, वो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। इनसे प्रश्न बना, ये 360 होती हैं। अगर समय की बात करें तो पृथ्वी आपकी 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, तो अगर समय निकालोगे तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट आएगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपको याद रखना है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है दोस्तों, वो आपकी ग्रीनविच जीएमटी से गुजरती है, आपको पता होगा, ये लंदन में है, ठीक है। अब भारत का समय जीएमटी से कितना आगे है, तो वो 5.5 घंटा आगे है। और जो जीएमटी दोस्तों आपकी गुजरती कहाँ से है, लंदन से, आपको पता ही है। और एक प्रश्न पूछा जाता है जो भारत की, ये ठीक है, जो भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों, ठीक है, वो आपकी 82.5, ठीक है, डिग्री पूरब की ओर है। या ये बात याद रखिएगा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब की ओर है, जो भारत की मानक समय है। और ये 5 राज्यों से गुजरती है भारत के, ठीक है। इसका भी हमने ट्रिक बताया हुआ है। उमा एसी चलाकर उड़ गई, उमा एसी चलाकर उड़ गई, ठीक। तो उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, उड़ से मतलब उड़ीसा, ठीक है।
दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश के नैनी से बीचों बीच से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नैनी से दोस्तों, ठीक है, यानी इलाहाबाद में है ये, तो यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया था आज दोस्तों आपका कोरल रीफ से, ठीक है ना। कोरल रीफ आपको बता दें क्या होती है। मूंगे की चट्टान होती है, एक तरह की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो वहाँ देखिए, जो समुंदर में जीव पाए जाते हैं तो वो एक तरह का मतलब जो है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं का मतलब एक चट्टान होती है दोस्तों, ठीक है। ये भारत में जो सबसे बड़ी आपकी कोरल रीफ है आपकी, यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, जो भारत में आपकी पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। मूंगे की चट्टान आपको बता दें कहाँ कहाँ है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। पूछा भी गया था आज। मन्नार की खाड़ी में है आपके दोस्तों, ठीक है। ये जो मन्नार की खाड़ी आपकी है ना, इधर साइड तमिलनाडु साइड, और कच्छ में, ठीक है, और लक्षद्वीप और अंडमान, ये 4 जगहों पर भारत की, ठीक है, भारत में मूंगे की चट्टान यानी कोरल रीफ हैं, ठीक है ना। आप इनको याद रखेंगे। और जो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है आपकी, वो ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ है। उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, यानी वो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये तथ्य आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, जो मतलब विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है आपकी, तो ऑस्ट्रेलिया में है। उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जनजाति से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। जनजाति से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको पता होगा गोंड है, ठीक है। गोंड है, आदि जनजाति है ये। और इसके बारे में देखिए, जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जो आपका देखिए इनसे संबंधित, जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। जो 19वां, ठीक है ना, सॉरी 89वां संवैधानिक संशोधन हुआ था दोस्तों। 89वां संवैधानिक संशोधन जो भारत में हुआ था 2003 में हुआ था, ठीक है। ये आपका जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। जो जनजाति है इनके मतलब जो है संबंधित दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 338 का में है दोस्तों। इसमें एक आयोग की स्थापना की गई थी इनके, ठीक है, सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए, ठीक है। तो आपका नवासीवां जो आपका संशोधन था दोस्तों, संवैधानिक संशोधन था, ये आपका किससे संबंधित है? तो जनजाति से संबंधित है। ये तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती हैं? आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। और जो फेमस जनजातियां हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे भील हो गई, गुजरात की तरफ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। भील हो गई गुजरात में ज़्यादा ही, ठीक है, और भी जगह पर, लेकिन गुजरात में ज़्यादा, ठीक है। तो वही पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में भी भील कुछ पाए जाते हैं। अब इसे गारो खासी जयंतियाँ आपके मेघालय में आपको पता ही होगा, ठीक है। और जैसे आपका थारू पूछा जाता है, एक थारू जनजाति है, तो आपकी ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास इलाकों में पाई जाती है ये। तो ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए। लेपचा सिक्किम की है। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद एजेंडा, ठीक है, 21 पूछा गया है दोस्तों। ये आपका पता है, जो पर्यावरण मतलब सम्मेलन होता है, ठीक है ना, ये 1992 में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये आपका हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन होता है दोस्तों, ठीक है, कॉप, जिसको कॉप नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1992 में रियो में, रियो डी जनेरियो, ठीक है, रियो, ठीक, जहाँ 2016 में रियो में आपके ओलंपिक खेले गए थे ना 2016 में, ठीक है। जहाँ साक्षी मलिक दोस्तों स्वर्ण जीती थी आपकी, ठीक है, पहली पहलवान थी जो जिन्होंने स्वर्ण जीता था ओलंपिक में महिला में। तो दोस्तों ये प्रश्न है। और हाँ, सतत पोषणी विकास से प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका देखिए, जो अर्थशास्त्र होता है, जो पर्यावरण और जो समाज होता है, इनका एकीकरण, मतलब इनको संतुलित करता है। सतत पोषणी विकास का मतलब ये है, ठीक है, कि जो अर्थशास्त्र और पर्यावरण और आपका समाज,
इनको साथ में लेकर के चले, यानी संतुलन बना के चले। ये नहीं कि जैसे कि पर्यावरण की वजह से मतलब अर्थशास्त्र की वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान हो जाए, आप इतना विकास करो कि पर्यावरण की चिंता ही ना करो। तो ये सतत पोषणीय विकास है दोस्तों, ये इससे भी प्रश्न बना था। लद्दाख से प्रश्न पूछा गया था कोई, ठीक है। और बिरसा मुंडा से देखिए आप प्रश्न पूछा ही जाता है, आपको पता है, हमने बताया भी एक वीडियो पे कि आप जो है जितने भी समाज सुधारक हैं उनको आप पढ़ लीजिए, उनसे अक्सर 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 5-6 क्वेश्चन आते हैं उनसे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लेंगे तो आपका 5-6 क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक। तो देखिए बिरसा मुंडा से प्रश्न बना था, ये आपके झारखंड के थे। इन्होंने मुंडा आंदोलन एक चलाया था 1800, ठीक है, 94 के आसपास, ठीक है। उसमें क्या था दोस्तों कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने ज़्यादा कर लगा दिए थे, तो उस कर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इनको मतलब जो है जनजाति थे एक तरह के दोस्तों ये, तो इनको जनजाति के भगवान भी कहा जाता है, ठीक। आज भी इनकी पूजा होती है झारखंड में। तो इनसे प्रश्न बना था। और दोस्तों आपका प्रश्न बना है, आपका सूती कपड़े पर एक अधिनियम बना था, कैलियो अधिनियम, ठीक है। ये 1720 में बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था दोस्तों, क्योंकि भारत का सूती, ठीक है, जो मतलब व्यापार था बहुत गति पकड़ रहा था। यानी वैसे भी भारत का जो व्यापार था, यहाँ जितने भी व्यापार भारत के थे बहुत ही अच्छे थे। तो मतलब इसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक मतलब जो है अधिनियम बनाया था, कैलियो अधिनियम बनाया था, जिससे क्या है कि निर्यात पर, भारत के कपड़ों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। यानी जब भारत के कपड़े वहाँ जाते थे, विदेश जाते थे, तो वहाँ इनकी ज़्यादा मांग होती थी भारतीय कपड़ों की। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन कपड़ों पर रोक ही लगा दिया, तो यहाँ के जो व्यापार थे, ठीक है, वो ठप हो गया। यानी जो यहाँ का कपड़ा उद्योग था वो ठप हो गया था। पहली जो कपड़ा मिल बनी थी, आपको बता दें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिसरा में बनी थी, पश्चिम बंगाल में है। जूट मिल पहली बनी थी आपकी 1855 के आस 54 या 55 में, ठीक है। अमेजन वन या नदी से प्रश्न पूछा गया था, आपको पता है कि अफवाह से, ठीक है, अफवाह यानी बहाव के हिसाब, मतलब जो पानी के हिसाब से दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है, आपको पता ही है। यानी अफवाह के हिसाब से दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी ब्राज़ील से होकर गुजरती है, आपको पता है दोस्तों। और प्रश्न पूछा गया था कि हाँ, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफवाह के हिसाब से सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन है। नील नदी से प्रश्न बना था, मिस्र की नदी है, ठीक है, मिस्र का वरदान भी इसे कहा जाता था एक समय। इसके बाद दोस्तों आपके जो प्रश्न बने हैं, हाँ, पनामा संधि से बने हैं प्रश्न। पनामा संधि आपके दोस्तों, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर आपका एस आकार का है, आपको पता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, महासागर है। तो इससे प्रश्न बना था। और सोएज नहर हम अलग से बता देते हैं। सोएज नहर क्या है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ती है वो सोएज नहर है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए। जैसे हम डेली बताते हैं उस हिसाब से देखिए, हमने कल बताया था जो प्रश्न, वो प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो हो सकता है इन प्रश्नों से आगे वाले एग्जाम में आपको, अब 17 का एग्जाम है, आपको पता ही होगा, बीच में गैप है। तो 17 जिन बच्चों का एग्जाम होगा, हो सकता है इनसे कुछ प्रश्न बने। तो आप जितना हम बताते हैं उसको आप ध्यान रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।